3 नवंबर 1978 को पटना के गांधी मैदान में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अपने भाषण के एक अंश में जब मोरारजी देसाई पार्टी मैनिफेस्टो से बाहर जाकर रिजर्वेशन के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं तो भीड़ में मौजूद एक खास वर्ग के भीतर उत्साह की लहर दौड़ पड़ती है। मंच पर मौजूद एक और शख्स था जिसके चेहरे पर लज्जा का भाव साफ साफ देखा जा सकता था। भाषण खत्म होता है। मंच पर मौजूद वो शख्स मोरारजी देसाई को पटना एयरपोर्ट छोड़कर सचिवालय का रुख करता है और कुछ ही घंटों में एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसमें बिहार में रिजर्वेशन लागू करने की बात कही जाती है। कौन था वो शख्स? उनका नाम था कर्पूरी ठाकुर। वही कर्पूरी ठाकुर जिन्होंने अपने बड़े बेटे रामनाथ ठाकुर का टिकट का विरोध करते हुए ये कहा था, इंदिरा गांधी का वंशवाद वंशवाद और मेरा वंशवाद वंशवाद नहीं। वही कर्पूरी ठाकुर जिन्होंने सियासत के शिखर पर पहुंचने के बावजूद भी अपने फूस के मकान को कभी पक्का नहीं किया। नमस्कार, आज के इस वीडियो में बात कर्पूरी ठाकुर की संतोष सिंह की लिखी हुई किताब जननायक कर्पूरी ठाकुर के हवाले से। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के पितौंझिया गांव में हुआ। कर्पूरी ठाकुर का पालन पोषण एक बेहद गरीब परिवार में हुआ। उनके पिताजी गोकुल ठाकुर और मां रामदुलारी देवी नाई का काम करते थे। 7 भाई बहनों में से कर्पूरी ठाकुर ही एकमात्र ऐसे शख्स थे जिन्होंने तालीम हासिल किया। कर्पूरी ठाकुर ने एक दिन अपने पिता से कहा, मुझे स्लेट चाहिए। गोकुल ठाकुर चाहते थे कि कर्पूरी भी नाई का काम करे। एक दिन जब कर्पूरी ठाकुर ने अपने पिताजी को स्लेट पर अपना नाम लिखकर दिखाया तो गोकुल ठाकुर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। कर्पूरी ठाकुर जब 6 साल के हुए तो उनके पिताजी ने उनका दाखिला गांव के ही एक स्कूल में करा दिया। उनके पिता राजपूत जमींदारों से कर्ज लेकर कर्पूरी की पढ़ाई का फीस भरा करते थे। जब कर्पूरी ठाकुर ने 10वीं की परीक्षा सेकंड डिवीजन से पास की तो उनके पिताजी इस खुशी के पल को बांटने के लिए बच्चा सिंह नाम के एक जमींदार के पास गए। हमरो कपूरी मैट्रिक पास हो गए मालिक, गोकुल ठाकुर ने कहा और सामने से उत्तर आया, अच्छा अब पैर दबाओ। ये 1940 का भारत था जो धर्म और जात के नाम पर विभाजित था। समाज में जातिगत श्रेष्ठता का भाव विद्यमान था। ऐसे में तथाकथित नीच कुल में पैदा हुआ बच्चा 10वीं की परीक्षा पास कर जाए, ये जमींदार साहब को भला कैसे शोभा देता। तभी तो उन्होंने श्रेष्ठता का भाव समेटे हुए ये कहा, अच्छा पैर दबाओ। और इस तरीके से ऊंच कुल में पैदा हुआ व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर को परीक्षा पास करने का इनाम दिया। कर्पूरी ठाकुर ने सीएम कॉलेज दरभंगा से 12वीं की परीक्षा भी सेकंड डिवीजन से पास की। ये वो दौर था जब क्विट इंडिया मूवमेंट अपने उरूज पर था। ऐसे में कर्पूरी को पढ़ाई या फ्रीडम स्ट्रगल दोनों में से किसी एक को चुनना था। कर्पूरी ठाकुर ने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए पढ़ाई को छोड़ दिया। बचपन से ही कर्पूरी ठाकुर के भीतर देशभक्ति का भाव भरा था। जब कर्पूरी ठाकुर 8वीं कक्षा में थे तब उन्होंने नवयुवक संघ की स्थापना की। इस संघ के माध्यम से वो नौजवानों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक लाइब्रेरी की भी शुरुआत की जहां युवा लोग इकट्ठा होते और आज़ादी की लड़ाई के ऊपर गहन चर्चा किया करते थे। अगस्त 1942 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्तर पर भारत छोड़ो आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। वहीं 10 और 11 अगस्त 1942 को दरभंगा में कर्पूरी ठाकुर इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। कर्पूरी ठाकुर की अगुवाई में हो रहे इस आंदोलन में ज़्यादातर छात्र ही शामिल थे। इस आंदोलन को दबाने के लिए ब्रितानी हुकूमत ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया। कर्पूरी ठाकुर को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कई छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। जब ब्रिटिश सरकार का अत्याचार बढ़ता गया तब कर्पूरी ठाकुर को 13 महीने के लिए भूमिगत होकर राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी योगदान देनी पड़ी। 13 महीने के बाद वे अपने गांव पितौंझिया लौटते हैं और बतौर शिक्षक गांव के स्कूल में अपनी सेवा देते हैं।
इसी स्कूल में वे अपने 3 साथियों के साथ आज़ादी की लड़ाई की रूपरेखा तैयार किया करते थे। नतीजतन 24 अक्टूबर 1942 को उन्हें और उनके तीनों साथियों को रात 2 बजे स्कूल के परिसर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और कर्पूरी ठाकुर को 25 महीने जेल में बितानी पड़ती है। जेल से छूटने के बाद दरभंगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के तरफ से उन्हें मंत्री बनाया जाता है और 2 साल बाद यानी साल 1947 में उन्हें बिहार प्रादेशिक किसान सभा का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में कर्पूरी ठाकुर ने कभी भी विधायकी का चुनाव नहीं हारा। उन्होंने 2 बार लोकसभा का भी चुनाव लड़ा, एक बार 1977 में और दूसरी बार 1984 में। 1977 में तो उन्हें जीत मिली, लेकिन 1984 के आम चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। कर्पूरी ठाकुर ने ताजपुर से सोशलिस्ट पार्टी के तरफ से विधायकी का पर्चा भरा। कर्पूरी ठाकुर चुनाव प्रचार के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया करते थे। कांग्रेस की तरफ से उनके खिलाफ लड़ रही थी राम सुकुमारी देवी। राम सुकुमारी देवी को 2500 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। कर्पूरी ठाकुर की मां ने अपने बेटे की जीत का जश्न उन्हें गुड़ खिलाकर मनाया था। 1957 और 1962 का आम चुनाव भी उन्होंने ताजपुर सीट से लड़ा, लेकिन इस बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बैनर तले। 1957 में उन्होंने कांग्रेस के ही नंदलाल शर्मा को हराया था और 1962 में कांग्रेस के ही प्रत्याशी रामस्वरूप राय को हार का स्वाद चखाया था। विधानसभा में कर्पूरी ठाकुर ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। 31 मार्च 1956 को बिहार रजिस्ट्रेशन कार्ड्स बिल का विरोध करते हुए कहते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि जिस ब्लॉक कार्ड पर अंग्रेज सरकार ने कभी टैक्स नहीं लगाया, उस पर हमारी सरकार टैक्स क्यों लगा रही है। 11 नवंबर 1957 को बिहार ऑफिशियल लैंग्वेज बिल के ऊपर चर्चा करते हुए वो कहते हैं, हिंदी जानने वाले लोग नौकरी पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि वे अंग्रेजी नहीं जानते हैं। सरकार हिंदी जानने वालों को भी वैसी ही शिक्षा देने का प्रावधान करे जैसी अंग्रेजी जानने वालों को दी जा रही है। 1961 में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद बिहार में राजनीतिक उठापटक शुरू हो चुका था। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद अब बिहार की बागडोर विवेकानंद झा के हाथों में था, लेकिन साल 1963 में के कामराज प्लान के तहत उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है और गद्दी संभालते हैं के.बी. सहाय। साल 1965 आते आते के.बी. सहाय गवर्नमेंट के खिलाफ महंगाई और करप्शन को लेकर जनता की आंखों में असंतोष साफ साफ देखने को मिलता है। यह असंतोष 9 अगस्त 1965 को जनाक्रोश में बदलता है, जब इस दिन पटना बंद की घोषणा की जाती है। पटना बंद को विफल बनाने के लिए जगह जगह कर्फ्यू लगा दी जाती है और लाठीचार्ज भी किया जाता है। कर्फ्यू के बावजूद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लगभग 1 लाख लोगों को पटना के गांधी मैदान में संबोधित करते हैं, लेकिन उसी रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी रात सर्च लाइट के संपादक के.एम. जॉर्ज को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज के गिरफ्तारी के विरोध में जब कर्पूरी ठाकुर और रामानंद तिवारी गांधी मैदान पहुंचते हैं तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। साल 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस को 9 राज्यों में हार का सामना करना पड़ता है। आज़ादी के बाद ये पहली बार था कि बिहार में कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया गया था। आंकड़ों के हिसाब से 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस को बिहार में सबसे ज़्यादा सीटें मिली। कांग्रेस ने 319 में से 128 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन सरकार बनी संयुक्त विधायक दल की। कई पार्टियों को मिलाकर संयुक्त विधायक दल की नींव रखी गई थी। इन पार्टियों में शामिल थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जन क्रांति दल, स्वतंत्र पार्टी, सीपीआई और भारतीय जनसंघ। संतोष सिंह अपनी किताब द जन नायक कर्पूरी ठाकुर में इस रेनबो अलायंस का जिक्र करते हुए लिखते हैं, संयुक्त विधायक दल के निर्माण के बाद यह पहली बार हो रहा था कि जनसंघ जैसी पार्टी, जिसे गांधी जी की हत्या के बाद राजनैतिक रूप से अछूत समझा जाने लगा था, उन्हें 1967 में पहली बार राजनीतिक रूप से स्वीकृति मिली।
संयुक्त विधायक दल में सीटों की लिहाज से एसएसपी सबसे बड़ी पार्टी थी, उसे 68 सीटें मिली थी। ऐसे में कर्पूरी ठाकुर का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा था। डॉक्टर लोहिया का भी समर्थन कर्पूरी ठाकुर के साथ था। लेकिन ये सियासत है और सियासत में कहाँ सब कुछ इतनी आसानी से मिलती है। जब सब कुछ तय लग रहा था तभी जन क्रांति दल के राजा कामाख्या नारायण सिंह की एंट्री होती है। उन्हें बतौर मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का चेहरा पसंद नहीं था और वे महामाया प्रसाद सिन्हा का नाम सीएम कैंडिडेट के रूप में आगे करते हैं। ये सारी बातें एसएसपी के वरिष्ठ नेता और बड़हिया के विधायक रहे कपिल देव सिंह के घर हो रही थी। संतोष सिंह लिखते हैं कि कर्पूरी ठाकुर भी इस मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन वो बिल्कुल खामोश थे और वे सिर झुकाए खड़े थे। उनकी निगाहें लगातार जमीन की ओर थीं। 1967 के चुनाव में महामाया प्रसाद सिन्हा के बी सहाय को पटना वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से पटखनी देते हैं। महामाया प्रसाद सिन्हा के समर्थन में ये नारा दिया जाता है कि जिसने सीएम को हराया है वही सीएम बने। लेकिन एक और नेता थे जन क्रांति दल के ही रघुनंदन प्रसाद, जिन्होंने सीएम के बी सहाय को हजारीबाग कॉन्स्टिट्यूएंसी से हराया था, लेकिन उनके लिए कोई समर्थन नहीं था, उन्हें मंत्री तक नहीं बनाया गया। डॉक्टर लोहिया इन सब बातों से बेहद नाराज थे। लब्बो लुआब ये कि सीएम की कुर्सी थमाई जाती है, महामाया प्रसाद सिन्हा को और कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। मसलन जिस भी किसान के पास 3.5 एकड़ उपजाऊ जमीन थी और 7.5 एकड़ ऐसी जमीन थी जिस पर खेती नहीं की जा सकती थी, उस जमीन से कोई भी टैक्स नहीं वसूला गया। यह योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नारा था, जिस खेती से लाभ नहीं उस पर लगे लगान नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बड़े बदलाव देखने को मिले। बिहार के सरकारी स्कूलों में 7वीं कक्षा तक की शिक्षा मुफ्त कर दी गई। स्टूडेंट स्कॉलरशिप की शुरुआत की गई। सेंट्रल गवर्नमेंट के तर्ज पर डियरनेस अलाउंस का प्रावधान भी सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए किया गया। कॉलेज में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को अब यूजीसी के रिकमेंडेशन के अनुसार सैलरी दी जाने लगी। शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला, जिसे इंग्लिश नॉट मैंडेटरी पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। बाद में तिरस्कार के भाव में कुछ लोगों ने इसे कर्पूरी डिवीजन का भी नाम दिया। इस पॉलिसी के तहत 10वीं की परीक्षा से अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। यानी स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई तो होगी, लेकिन 10वीं की परीक्षा में अंग्रेजी विषय में पास करना कंपलसरी नहीं रह गया था। ये पॉलिसी आज भी बिहार में लागू है। कर्पूरी ठाकुर इस फैसले का समर्थन करते हुए ये कहा कि यह शिक्षा का लोकतांत्रिकरण है। उनका तर्क था कि मैट्रिकुलेशन के लिए एक गैर भारतीय भाषा उत्तीर्ण करना अनिवार्य क्यों होना चाहिए, जो अनुसूचित जातियों, अति पिछड़ी जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों तथा गरीब उच्च जाति के छात्रों में सफलता प्राप्त करने में बाधा बने। दरअसल इसका एक सामाजिक पहलू भी था। संतोष सिंह लिखते हैं, अंग्रेजी का बोझ कई लोगों के कंधों पर भारी था, चाहे उनकी जाति या धर्म कुछ भी हो। ऊंची जाति के छात्रों का भी यही हश्र हुआ, क्योंकि मैट्रिक न करने वालों के लिए शादी और नौकरी की संभावनाएं कम होती जा रही थीं। पुलिस कांस्टेबल की नौकरी या रोजगार का कोई भी मामूली अवसर कई लोगों के लिए सिर्फ इसलिए बंद हो गया क्योंकि वे अपनी अंग्रेजी परीक्षा में पिछड़ गए थे। शैक्षणिक स्तर पर इस पॉलिसी का परिणाम भी देखने को मिला। पटना यूनिवर्सिटी सरीखे एलीट इंस्टीट्यूशंस में भी अब ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चे पहुंचने लगे। इस पॉलिसी की वजह से हायर एजुकेशन में अब गरीब, पिछड़ा और अति पिछड़ा बैकग्राउंड के बच्चे भी शामिल होने लगे। कई लोगों में इस पॉलिसी के आने के बाद असंतोष भी देखने को मिला। संतोष सिंह एक रोचक किस्सा का जिक्र करते हैं। साल 1967 में भागलपुर के टीएनबी कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में कर्पूरी ठाकुर को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। इस सेमिनार में डॉक्टर सीपी सिंह नाम के एक प्रोफेसर भी शामिल थे, जिन्होंने धीमे स्वर में ये कहा कि चूंकि कर्पूरी ठाकुर एक नाई परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती है, इसलिए उन्होंने 10वीं की परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी है। कर्पूरी ठाकुर ने उनके इस कथन को सुन लिया था। कर्पूरी ठाकुर अपना भाषण हिंदी में बोलने को तैयार थे, लेकिन डॉक्टर सीपी सिंह के इस कथन के बाद उन्होंने अपना भाषण अंग्रेजी में दिया। प्रोग्राम खत्म होने के बाद ऑर्गेनाइजर ने डॉक्टर सीपी सिंह से कहा, "कारे सीपी, बुझले अंग्रेजी?"
जनवरी 1968 में संयुक्त विधायक दल की यह सरकार गिर गई। जगदेव प्रसाद और बीपी मंडल संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से अलग होकर शोषित दल का गठन किया और बीपी मंडल बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने। बीपी मंडल के पहले सतीश प्रसाद सिंह 5 दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। बिहार में साल 1969 में मिड टर्म इलेक्शन होता है। इस चुनाव के बाद बिहार में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का दौर चला, जहां कई मुख्यमंत्रियों ने सत्ता संभाली और सत्ता से बेदखल किए गए। अंततः 22 दिसंबर 1970 को कर्पूरी ठाकुर भी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। कर्पूरी सरकार ने बिहार में कई अहम फैसले लिए, जैसे 10वीं तक की शिक्षा मुफ्त करना, गरीब बच्चों के लिए बुक बैंक की शुरुआत करना, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को लागू कर ऑफिशियल कम्युनिकेशन में हिंदी को अनिवार्य बनाना, छोटे किसानों की टैक्स माफ करना, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए डियरनेस अलाउंस की शुरुआत करना और उर्दू को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देना। लगभग 6 महीने मुख्यमंत्री की सेवा देने के बाद 2 जून 1971 को उनकी सरकार गिर गई और भोला पासवान शास्त्री बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने। कर्पूरी ठाकुर के हाथों में जब मुख्यमंत्री का बागडोर था, तब भी उनके पिता नाई का काम किया करते थे। एक रोज उनके पिता को इसलिए पीटा गया क्योंकि उन्होंने उस दिन एक अपर कास्ट के व्यक्ति को बाल काटने से मना कर दिया था। पूरे सूबे में यह खबर आग की तरह फैल गई। उस व्यक्ति को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के हस्तक्षेप के कारण उसे छोड़ दिया गया। जब डीएम ने उनसे कहा, सर ये इस राज्य की इज्जत का सवाल है, तो सीएम कर्पूरी ठाकुर ने कहा, डीएम साहब आप एक मुख्यमंत्री के बाप को तो बचा सकते हो, लेकिन इसी बिहार में हर रोज हजारों बाप इसी तरह से पीटे जाते हैं। आप कितनों को बचाइएगा? समय आएगा सब ठीक हो जाएगा। इमरजेंसी के बाद जनवरी 1977 में चुनाव करवाया गया। पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार ने सत्ता अपने हाथों में संभाली। इस सरकार की कमान थी मोरारजी देसाई के हाथों में। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कई राज्यों की विधानसभा को भंग कर दिया गया और दोबारा उन राज्यों में चुनाव करवाया गया। बिहार में जनता पार्टी ने जोरदार जीत हासिल की। 324 सीट्स में से जनता पार्टी ने 224 सीट्स पर जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री बनने की बारी आई। 2 लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की। एक तरफ थे कर्पूरी ठाकुर और दूसरी तरफ सत्येंद्र नारायण सिंह। सत्येंद्र नारायण सिंह को 45 राजपूत विधायकों का समर्थन हासिल था। ऐसे में उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की दावेदारी को चुनौती दिया। जब बातचीत से बात नहीं बनी तो जनता पार्टी के 235 विधायकों को अपना लीडर चुनने के लिए पटना ब्रज किशोर मेमोरियल में इकट्ठा होना पड़ा। वोटिंग की शुरुआत हुई। कर्पूरी ठाकुर के समर्थन में 144 वोट पड़े और सिन्हा के समर्थन में महज 84 वोट्स। 24 जून 1977 को कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कई अहम फैसलों में से एक फैसला था बिहार में गवर्नमेंट जॉब में 26% आरक्षण की व्यवस्था करना। इस 26% आरक्षण को इस प्रकार बांटा गया: 12% ईबीसी के हिस्से, 8% ओबीसी के हिस्से और बाकी बचे 6% में 3% महिलाओं के लिए और 3% ईडब्ल्यूएस के लिए, यानी उच्च जाति से आने वाले गरीब बच्चों के लिए। मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में ये बताया था कि मोरारजी देसाई पटना के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए रिजर्वेशन के खिलाफ भाषण दे रहे थे। भाषण खत्म होने के बाद कर्पूरी ठाकुर मोरारजी देसाई को पटना एयरपोर्ट छोड़ते हैं और वो सीधा लौटते हैं सचिवालय, जहां ये तय होता है कि बिहार में नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। दरअसल साल 1971 में भोला पासवान शास्त्री की सरकार ने बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का गठन किया था, जिसने अपना रिपोर्ट जगन्नाथ मिश्रा को साल 1976 में इमरजेंसी के वक्त सौंपा था। इसे मुंगेरी लाल कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इस गठन का मकसद था यह सुझाव देना कि बिहार में बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का संपूर्ण विकास कैसे किया जा सकता है। कर्पूरी ठाकुर ने इसी कमीशन के रिकमेंडेशन के तर्ज पर 26% आरक्षण की व्यवस्था की थी। इस कमीशन ने यह कहा कि बिहार के सरकारी सेवा में कैटेगरीज ए और कैटेगरी 2 की नौकरियों में ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट 0 है। वहीं कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 में उनका रिप्रेजेंटेशन इनएडिक्वेट यानी अपर्याप्त है। महिलाओं के बारे में इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि यदि शिक्षा और स्वास्थ्य को छोड़ दिया जाए तो उनकी भागीदारी शून्य है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि गरीब घर से आने वाले उच्च जाति के लोगों के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए।
इन्हीं रिकमेंडेशन के तर्ज पर कर्पूरी ठाकुर ने 26% आरक्षण की व्यवस्था की। यह आरक्षण लागू होने के बाद जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। वायलेंट प्रोटेस्ट भी देखा गया। स्कूल और कॉलेजों में भी छात्र जाति के नाम पर बट गए। यहां तक कि मुख्यमंत्री के लिए भी एब्यूजिव स्लोगन्स का इस्तेमाल किया गया। मसलन जगह जगह ये नारा लगाया गया, ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया की माय भी आई, कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी धरस्तूरा। संतोष सिंह अपने पुस्तक में प्रेम कुमार मनी के हवाले से लिखते हैं कि लोगों का विरोध इतना उग्र था कि सीएम कर्पूरी ठाकुर को दरभंगा में ट्रेन के बाथरूम में छुपना पड़ा। भारतीय जनसंघ के अपर कास्ट लीडर्स भी इसका विरोध करने लगे थे। देखते ही देखते कर्पूरी ठाकुर जननायक से खलनायक बन गए। लेकिन लाख विरोध के बाद भी कर्पूरी ठाकुर ने अपना फैसला वापस नहीं लिया। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में पंचायत इलेक्शन की भी नींव रखी। साल 1978 में पहली बार बिहार में पंचायत इलेक्शन करवाया गया। 1978 के बाद 2001 में पंचायत इलेक्शन हुआ, लेकिन नीतीश कुमार ने इस व्यवस्था को बरकरार रखा। बिहार में अब 2006 से लगातार हर 5 साल पर पंचायत चुनाव हो रहा है। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में शराबबंदी भी किया था, जिसे बाद में कांग्रेस सरकार ने हटा दिया था। पटना के स्लम एरिया में रहने वाले लोगों के लिए भी परमानेंट कॉलोनी का व्यवस्था किया गया था। अप्रैल 1979 में भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ और भारतीय लोक दल के कई मंत्रियों ने कर्पूरी कैबिनेट से रिजाइन कर दिया। जगजीवन राम की कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी भी खुद को कर्पूरी ठाकुर की जनता पार्टी से अलग कर लिया था। नतीजतन 19 अप्रैल 1979 को वो सदन में अपना बहुमत साबित नहीं कर सके और उनकी सरकार गिर गई। इसका प्रभाव पीएम मोरारजी देसाई ने भी महसूस किया, जब बिहार के 18 एमपी ने मोरारजी देसाई की जनता सरकार से खुद को अलग कर लिया और इसके कुछ महीनों के भीतर ही मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी। साल 1984 में कर्पूरी ठाकुर ने समस्तीपुर से दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, दलित मजदूर किसान पार्टी के बैनर तले, जिसे उन्होंने खुद जनता पार्टी से मोह भंग होने के बाद गठन किया था। कांग्रेस के तरफ से रामदेव राय को चुनावी मैदान में खड़ा किया गया था, जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर को हरा दिया था। संतोष सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि रामदेव राय ने बाद में यह स्वीकारा था कि उन्हें कर्पूरी ठाकुर को हराकर अच्छा नहीं लगा। कर्पूरी ठाकुर ने अपना आखिरी चुनाव लड़ा 1985 में, जिसमें उन्हें जीत मिली थी। साल 1985 में उन्होंने भले ही विधायकी की चुनाव में जीत दर्ज कर लिया था, लेकिन अब उनका राजनीतिक सफर अवसान की ओर था। इसका एक उदाहरण था उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन के पद से हटा दिया जाना। 11 अगस्त 1987 को कर्पूरी ठाकुर को लीडर ऑफ अपोजिशन के पद से हटा दिया गया था। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष शिवचंद्र झा ने पत्र जारी करते हुए ये कहा कि चूंकि डीएमके का फिर से लोक दल में विलय हो गया है, ऐसे में वो सदन में लोक दल की मान्यता के लिए आवेदन करने की अनिवार्यता का पालन करने में विफल रहे। लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने तर्क दिया था कि विधानसभा फॉर्म में एक फुटनोट था, जिसमें लिखा था कि 1 मार्च 1985 से पहले चुने गए सदस्यों को यह फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि विधानसभा के सभी सदस्य मार्च से ठीक पहले चुने गए थे, इसलिए यह फॉर्म उन पर लागू नहीं होता है। विपक्ष के नेता पद से हटाए जाने के दौरान उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष शिवचंद्र झा को गलत मिसाल कायम करने के लिए आगाह भी किया था। उन्होंने कहा था कि कुर्सी अस्थायी नहीं होती और अगर अध्यक्ष अपनी शक्ति का अतिक्रमण करते हैं तो एक दिन उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। कर्पूरी ठाकुर का मानना था कि अगर वो यादव होते तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता। 17 फरवरी 1988 को कर्पूरी ठाकुर ने पीएमसीएच में अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु का कारण था कार्डियक अरेस्ट। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।